हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी करंट में घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 31 जुलाई 2021। तो आज देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं। हमारी जो आज पहला आर्टिकल है वो है बादल फटना। ऑलरेडी आप कई बार सुनते होंगे वहाँ पे बादल फट गया, यहाँ पे बादल फट गया। तो वास्तव में इसका क्या मतलब होता है? क्या सच में बादल कोई एक मानव होता है या बादल कोई एक तरबूज होता है जो दिखते ही फट जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। बादल फटने का मतलब सामान्य से ये होता है कि जहाँ पर एक ही क्षेत्र में बारिश अनुमान से भी ज़्यादा हो जाए। आपको पता है आसानी से कि कई बार क्या होता है कि जो बादलों का निर्माण होता है वो छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से होता है। तो ये छोटी छोटी जो बूंदें हैं, ये जब आपस में संघनित हो जाती हैं, संघनित का मतलब आपस में मिल जाती हैं तो बड़ी बूंदें बनाती हैं। और जब ये काफ़ी सारी मिल जाती हैं तो बड़े बड़े बादल बनाती हैं। और जब बड़े बड़े बादल मिलकर एक साथ आपस में मिल जाते हैं तो सबसे बड़े बादल बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़े इन्होंने बादल मिलके बनाए तो भारी हो जाएंगे ना, और भारी होके कहीं ना कहीं गिरेंगे, और कहीं ना कहीं अगर इनको थोड़ा सा भी कोई टच कर देता है ना तो ये फूट के वहीं पर गिर जाते हैं। समझ गए? तो इसी को कहते हैं बादल फटना, अर्थात बड़ी वर्षा की मात्रा के ढेर को एक स्थान पे पूरी तेजी से बहा देना या पूरी तेजी से पानी को प्रवाहित कर देना, वो कहलाता है बादल फटना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझा इसलिए रहा था क्योंकि जब आप थोड़ा और बड़े होंगे, आपके बच्चे आपसे जब पूछेंगे कि मम्मी पापा ये बादल फटना क्या होता है, तो आप बता देना कि बादल फटने का मतलब ये होता है। ठीक है, इसका आशय एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि में तीव्र वर्षा का होना है। ठीक है, लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसमें 100 मिलीमीटर प्रति हावर से अधिक की वर्षा को दर्शाता है। आप में से अधिकांश बच्चे हमेशा ये वर्ड जरूर सुनते होंगे कि आज जो बारिश हुई है वो इतने मिलीमीटर हुई है, इतने मिलीमीटर प्रति घंटे हुई है। समझ पाए हो कभी कि आखिरकार ये 100 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? वास्तव में एक छोटा सा कप होता है। आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज की बोतल, जब आप में से कोई बीमार हुआ होगा तो उसमें मिलीमीटर लिखा होता है ना, 200 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, है ना। या फिर आप लोग कभी किसी उसकी दुकान में गए होंगे तेल नापने वाले में, जैसे आप मिट्टी का तेल लेने जाते होगे, ठीक है ना, केरोसिन जो लेने जाते होगे, तो उस तेल को नापने के लिए जो लीटर का उपयोग करते हैं ना, उसमें भी लिखा होता है 200 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, है ना। और जार एक टाइप का ऐसा रखा होता है, ठीक है, ऐसा करके एक जार रखा होता है। क्लियर? उस जार को ही कहते हैं मिलीमीटर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उस खुले जार को ऐसे बॉक्स को रख दिया उन्होंने पानी की बूंद के सामने, बारिश हो रही है, तो ये जितनी देर में भर पाया उसको काउंट कर लिया और बता दिया गया कि बारिश की जो रफ्तार है या बारिश की जो मात्रा है वो इतनी है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक ये चीज़ें नहीं पता थी, बट मैंने जब पढ़ा एक जगह तो मुझे पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ये एक प्राकृतिक घटना है, अर्थात ये मानव निर्मित घटना नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे बादल फटना मानव व प्राकृतिक दोनों घटना है, तो मानव थोड़ा ना डंडे लेके ऊपर जाएगा, अरे रुक जाओ बादल आपको फाड़ने आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेगा ना, मानव निर्मित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तब घटित होती है जब मानसून उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाकों में और फिर हिमालय की ओर बढ़ता है, जो कभी कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर वर्षा कराता है। ठीक है, तो 75 मिलीमीटर वर्षा कराता है। आपको बस इतना ही यहाँ पे समझना है। अब आपको बताएं भारतीय मानसून वैसे आता कैसे है। ठीक है, बाकी हम ज्योग्राफी जब आपको कवर कराएंगे ना जीएस की, तो वहाँ पे और अच्छे से डेप्थ में बताएंगे। जैसे आप देखिए ऐसा होता है पूरा भारत का मानचित्र। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो भी मतलब यहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है, इस जगह से ओरिजिन हुआ तो दो भागों में धाराएं बढ़ जाती हैं मानसून की। ठीक है, कोरसिस बल के कारण धारा घूम जाती है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ऐसे दो भागों में जब डिवाइड हो गई तो एक धारा आपकी अरब सागर से ऊपर की ओर चली गई और दूसरी आपकी बे ऑफ बंगाल से यहाँ से होते हुए चली गई। बे ऑफ बंगाल की जो धारा होती है वो वास्तव में यहाँ जाके ऊपर इन पहाड़ियों से टकराती है, और जो ही पहाड़ियों से टकराई तो पहाड़ियों ने इसको रिफ्लेक्ट किया वेस्ट की ओर। ठीक,
अब एक बात बताओ, यहाँ जब टकराएंगी तो आधे से ज़्यादा पानी तो यहीं छोड़ देंगी, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा एरिया में वो यहाँ ऊपर तक ले गई। इसीलिए देखना सबसे ज़्यादा जो पानी की बारिश होती है वो बिहार में होती है, ठीक है। और इसीलिए ये पूरा गंगा के बेल्ट तक दिल्ली तक आते आते बारिश यहाँ तक केंद्रित हो जाती है। और जो अरब सागर वाली शाखा है वो क्या होती है, अरावली के सहारे सहारे यहाँ पे चली जाती है ऊपर। इसीलिए जो रेगिस्तानी एरिया है, जो राजस्थान का एरिया, वो सूखा रह जाता है, ठीक है। और ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाती हैं, और जब यहाँ पे मिल जाती हैं तो बारिश और तेजी से होती है, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है कि जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं जो आपके भूमध्य सागर से होते हुए आते हैं, तो वो सर्दियों में जब वर्षा कराते हैं तो भी ऐसी स्थिति पनप जाती है। क्लियर। बाकी डिटेल में 3D मैपिंग के जरिए हम जब ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो वहाँ पे आपको कवर करा देंगे। क्लियर। यहाँ पे बस इतना ही आपको समझना था। अब बात आती है कि जब ये बादल फटना होता है तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो पहला तो फ्लैश फ्लड होता है, ठीक है, लैंड स्लाइड होती है, मड फ्लो होता है, लैंड केविंग होता है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो इसका मतलब ये होता है, फ्लैश फ्लड का मतलब कि बड़ी मात्रा में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। लैंडस्लाइड का मतलब जब बारिश एक जगह खूब तेजी से होगी तो बड़े बड़े पहाड़ दरक जाएंगे, मतलब वो अपर्दित हो जाएंगे। दरकना आपकी लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अपर्दित ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में बोलूँगा तो रेयर होगा, जल्दी इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाता है ना, ठीक है। तो अपर्दित हो जाती है, मतलब लैंड की जो ऊपर की परत है वो एक तरह से आगे को फ्लो कर जाती है। मड फ्लो मतलब काफ़ी सारी मिट्टी उसमें मिल जाती है तो गंदा हो जाता है पानी। लैंड केविंग का मतलब कई बार क्या होता है, जैसे ये ज़मीन है, आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कई सारे शॉर्ट्स में वीडियो कि अचानक उसमें गड्ढा हो जाता है सड़क में और गाड़ी उसमें नीचे चली जाती है ना, उसको बोलते हैं लैंड केविंग। क्लियर। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आता है क्रीमी लेयर ओबीसी। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी से होता है। क्रीमी लेयर का मतलब ऊपर की एक कोई लेयर होती है, ठीक है। जैसे आप दूध में देखते हो तो ऊपर दूध की मलाई ऊपर आ जाती है जिसको क्रीम बोलते हैं, बाकी नीचे नीचे दूध रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ओबीसी में भी जिन लोगों को आरक्षण दिया गया तो अब उनको आरक्षण मिल गया और अब वो अच्छे स्टेटस में आ गए, उनकी स्थिति पहले के अपेक्षा काफ़ी अच्छी हो गई, यानी कि सोसाइटी में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। अब उनके बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए, इसी को कहते हैं क्रीमी लेयर, ठीक है, ताकि अन्य लोगों को भी इस चीज़ की पॉलिसी की नियम मिल सकें, ठीक है, फायदा मिल सके। अगला आर्टिकल है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नाम से ही समझ में आ रहा, ब्लू फ्रीडम क्या होगा। यह एक सामाजिक प्रभाव वाला उपक्रम है जिसका उद्देश्य अनुकूली साहसिक खेलों के माध्यम से दिव्यांग लोगों का पुनर्वास करना या उनके अंदर मोटिवेशन लाना, उनको एक तरीके से जुझारू, उनके जीवन शैली को गरिमापूर्ण बनाना, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना, उनके अंदर उस क्षमता को फिर से जीवित करना। आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब में वीडियो कि कई सारे लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, कई सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, ठीक है, बट वो भी कई सारे खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई सारे ऐसे ओलंपिक होते हैं, पैरा ओलंपिक वगैरह, तो उसमें लोग ये पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल। तो एक और बात यहाँ समझो, हम सबके पास दो हाथ हैं, पैर भी हैं, फिर भी हम लोग इतना घमंड करते हैं और बोलते रहते हैं 24 घंटा, बताओ मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, मैं काली क्यों, मैं गोरी क्यों। अरे उनसे पूछो ना जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ फिर भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बड़ी शान से जी रहे हैं। आप में से अधिकांश बच्चे जब कभी किसी दिव्यांग पुरुष से मिलना या किसी भी दिव्यांग सज्जन से मिलना, किसी भी स्त्री से मिलना, तो आप दंग रह जाओगे। जितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है ना, उतना मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। वो रत्ती भर भी बुराई नहीं करेंगे अपनी, वो कभी नहीं कहेंगे, वो एक ही चीज़ कहेंगे, मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ। तो मैं कहता हूँ हाँ साहब आप तो बड़े हैंडसम दिखते हैं। जैसे दिल्ली के पास में ITO के पास में आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेडिकल कॉलेज भी बना है ITO के पास में। तो वहीं पे जब मैं जाता था अपने NGO में, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखता था ऐसे, तो बड़ा मोटिवेशन लगता था। उसी के पास में एक गांधार एकेडमी है जहाँ पे डांस वगैरह सिखाया जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ जिनका एक पैर नहीं होता था बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मिंग करती थी डांस के। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ में दोस्त देना बंद कीजिए, कभी इनकी लाइफ को भी एक बार देखिए। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसमें किया क्या है कि टीम क्ला नाम की एक सोसाइटी है, उसने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई की है, ठीक है।
और इस चीज को करके क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, ये लोग ये समझ सके कि हाँ ये भी सियाचिन ग्लेशियर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर, ये लद्दाख का पार्ट है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं यहाँ पे डटी हुई हैं और सबसे ज्यादा खर्चा दोनों सेनाओं का यहाँ पे होता है। न जाने कितने सैनिक यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बस सिर्फ बैठे हैं ऐसे ही। पाकिस्तान वाले जबरदस्ती कह रहे हैं ये मेरा है मेरा है, अरे भाई भारत का है, क्यों अपने यहाँ पे खाम खाम बैठे हो। ठीक है, अब वही बात है, भारत वाले ईमानदार है, नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको भगा भी सकते हैं। ठीक है, हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों से संबंधित है। जब हम आपको सोशल जस्टिस पढ़ाएंगे ना GS1 में, तो हम आपको सुगम्य भारत अभियान और दिव्यांगों के बारे में पूरा एक टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बस प्रीलिम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है, डिटेल में यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार हम सियाचिन ग्लेशियर दिखा दें, ठीक है, ताकि आपको भी लगना चाहिए कि हाँ हमने सियाचिन आज देख लिया है, वरना आप लोग कहेंगे सर बताओ सेना में भी नहीं गए थे और आपने हमें सियाचिन ग्लेशियर भी नहीं दिखाया। अब देखो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं है, पाकिस्तान वाले आ जाते हैं कि नहीं नहीं सियाचिन मेरा है, सियाचिन मेरा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर है एक तरीके से, क्लियर। तो ये यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, ठीक है, पूरा बर्फीला एरिया है, क्लियर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप इतनी बातें समझ गए। चलिए, अब जब इतनी बातें आप समझ गए तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं, कांजीवरम सिल्क साड़ी। देखो कांजीवरम सिल्क साड़ी तो हम आपको कंप्लीट कराएंगे ही, बट हम चाहते हैं कि साड़ियों से रिलेटेड जितनी भी वैरायटीज पूरे इंडिया में हैं, जितने भी GI टैग हैं, वो सारे के सारे आपको पता हो जाएं। ठीक है, बाकी हम आपको आर्ट एंड कल्चर जब कवर कराएंगे तो वहाँ पे फिर से रिपीट करवाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता है कि श्री IAS एकेडमी आपका ट्रेडिशनल से मिक्सअप कर देती है और आपको ये गारंटी देती है कि 70% ट्रेडिशनल हम आपका करंट से ही कवर करा देंगे। ठीक है, तो साड़ियाँ मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी लड़की, ठीक है, लड़का तो मांगेगा ही नहीं, कोई भी लड़की कमेंट बॉक्स में ये मत कहना सर ये वाली साड़ी मुझे पसंद आ गई भेज दो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो किसी से भी मत मांगना, मतलब श्री IAS एकेडमी से तो छोड़िए, किसी से भी नहीं, अपने पति देव से, अपने, है ना, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, किसी से मत मांगना। ठीक है, IAS बन जाना, अपने पैसे से कमाना और उससे मांगना। ठीक है, और वो जब साड़ी आप पहनोगे ना, और वो साड़ी अपने माता पिता को जरूर गिफ्ट करना, मतलब माता को तो जरूर करना। ठीक है, फिर देखना उस दिन आपकी माता पहनेंगी ही नहीं साड़ी, कहेंगे अरे अरे नहीं 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 ये इसमें धूल लग जाएगी, बिटिया ने दिया ना ना ना, इसको तो मैं पहन ही नहीं सकती हूँ। और वही वो पुरानी वाली जो फटी साड़ी उनके पास होगी ना, बिल्कुल पुरानी गंदी वाली, वही पहनेंगे। कभी नहीं दिखाएंगे कि मेरी बेटी कलेक्टर है तो मैं ऐसे बन के घूमे, कभी नहीं देखना चाहे, कभी आप दे के देखना। ठीक है, मेरी माँ की यही हालचाल है, मतलब उनको जितनी नई नई साड़ियाँ मिलती हैं वो नहीं पहनती है, ठीक है पुरानी वाली, ठीक है फटी फटी जो भी है फटी फटी पहने घूमे रहती हैं। लोगों को पता चलता है अच्छा मैडम आप क्यों ऐसे पहने हो, अरे नहीं नहीं ठीक है, ज़िंदगी ऐसी चलनी चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, चलो कांजीवरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु राज्य की है, इसे GI टैग मिला। नॉर्मली हम जितनी साड़ियाँ पढ़ेंगे सबको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग का मतलब ग्लोबल इंडिकेशन, ग्लोबल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र की बेहतरीन ये वैरायटी है, उसके अलावा कहीं मिलती है तो मिल जाएगी, लेकिन नाम उसी का आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं तमिलनाडु में और कौन कौन सी साड़ी, कड़ांगी साड़ी, थिरुवुनम साड़ी, कोवई साड़ी, कोरा काटन साड़ी। तमिलनाडु में केवल आपको दो ही याद रखने, कांजीवरम और कड़ांगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिख सब लेना आप नोट्स में। अगला है उत्तर प्रदेश की बनारसी, ये कौन भूल सकता है, मोदी जी का क्षेत्र है। कर्नाटक की इलकल साड़ी और मोलाक मुरु साड़ी, मोलाकल मुरु। देखो कर्नाटक की साड़ी में इलकल साड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लिख लीजिए, और जब भी मैं कहता हूँ ना इंपॉर्टेंट तो आप यहाँ पे IMP जरूर लिख लिया करें। ठीक है, ताकि आपको पता रहे हाँ ये याद करना है वो नहीं याद करना है। आंध्र प्रदेश की उप्पड़ा जामदानी साड़ी, UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। वेंकटगिरी साड़ी, मंगलगिरी साड़ी आदि। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप आंध्र प्रदेश में मिलने जाएंगे वहाँ के CM साहब से, ठीक है, तो वहाँ के जो CM साहब हैं उनका नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा मिस हो रहा मेरा, बड़ा अच्छा उनका नाम है, हो सकता है लास्ट तक देखो मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, याद है लेकिन दिमाग से जा रहा है, कोई बात नहीं। तो वो आपसे जब भी मिलेंगे तो आपको वेंकटगिरी साड़ी जरूर प्रोवाइड करेंगे हमेशा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उप्पड़ा जामदानी साड़ी, आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया, फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
केरल की कौन सी है? बलरामपुर साड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कासरगोड साड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुथमपल्ली साड़ी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तेलंगाना की गढ़वाल साड़ी और पोचमपल्ली इकत। गढ़वाल साड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे गढ़वाल को लेकर, वो चले जाएंगे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको कि तेलंगाना आपको गढ़वाल साड़ी दिया है और आप समझ जाओ अच्छा हिमाचल तो नहीं है, पंजाब तो नहीं है, अच्छा उत्तराखंड तो नहीं है, है ना, तो ये नहीं करना है आपको, गलत हो जाएगा वहाँ पे। पोचमपल्ली इकत भी तेलंगाना की, ये भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी और महेश्वरी साड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन इन्हीं पे पूछा है, तो याद रखना चंदेरी साड़ी और महेश्वरी साड़ी, ठीक है। उड़ीसा की उड़ीसा इकत, बोमकई और हवसपुरी साड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हवसपुरी साड़ी और बोमकई, उड़ीसा इकत तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन बोमकई पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो बोमकई भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी साड़ियाँ हो गई, बहुत सारी हो गई, अब तो आपकी अलमारी भर गई होगी, अब तो मान जाओ। पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ कौन कौन सी हैं? शांतिपुर साड़ी, बलचुरी साड़ी, धनिया खली साड़ी। बलचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बलचुरी साड़ी कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। क्यों पूछा जा सकता है? अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है, और चुनाव में खेला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल पे किसी भी टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप याद रखिए बलचुरी साड़ी, ठीक है। और एक बात बताएं, 2018 में ही क्वेश्चन साड़ियों पे पूछा गया, 2018 के बाद से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 3 साल हो गए, बहुत हो गया, तो मे बी इस साल पूछ ले, मे बी, बट इस बात का तो मैं श्योर हूँ कि 2022 में जरूर पूछेगा, ठीक है। महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी और करवात कटी साड़ी। करवात कटी आपसे नहीं पूछेगा, करवात है, ठीक है, करवात कटी साड़ी आपसे नहीं पूछेगा, पैठनी जरूर पूछ लेगा। कहाँ की है? महाराष्ट्र की, ठीक है। छत्तीसगढ़ की साड़ी कौन सी है? चंपा सिल्क साड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंपा सिल्क साड़ी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लो, जिनका नाम चंपा हो ना, तो वो याद रख लें, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका नाम अगर चंपा है तो बताइए आपके नाम पे कोई चीज़ फेमस है, तो बता देना कि हाँ साहब छत्तीसगढ़ की ना चंपा सिल्क साड़ी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बड़े घुमाते हैं, और ऐसे अगर आपको नहीं पता होता है तो बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। गुजरात की सूरत जरी क्राफ्ट पटोला साड़ी, पटोला पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी साड़ियां हैं, इन सबको याद कर लेना, याद करने के साथ अपने घर में मंगा के रख लेना, जब आईएएस बन जाना तब, ठीक है। माता पिता को रिश्तेदारों को तो आप कतई नहीं दोगे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि ऑलरेडी उनसे ही तो युद्ध है, उन्हीं को तो दिखाना है आईएएस बन के। चलो अगला है रेशम। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि रेशम के संदर्भ में भारत विश्व का पहला है या दूसरा है, तो दूसरा है। दूसरी बात है 5 प्रकार के रेशम भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रख लेना, आपसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा मूंगा, एरी, ओक, टसर, ट्रॉपिकल टसर निम्न में से क्या है, या वांचा क्या है, तो आप बता देना रेशम की प्रजातियां हैं बाबूजी, और क्या हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। दक्षिण भारत जो है यानी कि साउथ इंडिया, वो देश का प्रमुख रेशम उत्पादक है। अर्थात अगर हम ये कहें कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादित होता है वो कहाँ पे होता है? साउथ इंडिया के रीजन में, पर्टिकुलर किसी स्टेट में नहीं, वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। वो फिर पीसीएस हो गया और वहाँ का पीसीएस हो गया। अगला आर्टिकल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, इसके पैरामीटर में भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो लगभग ये 2 साल तक तो नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है आप बता सकते हो। SLG यानी कि स्लेज और GHG कैलकुलेटर क्या है? व्यापार वाणिज्य को सुगम बनाने के ये 2 प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है, क्या काम करेंगे ये? स्लेज का मतलब है सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको हिफाजत पूर्वक रखेंगे जो व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड होते हैं। ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कोई भी व्यापार है, ठीक है, पानी वाले जहाज से कोई माल जा रहा है, MDH के मसाले मान लो जा रहा है, बेचारे बुढ़ऊ चले गए इस समय, ठीक है, वापस आया माल, ठीक है, अचानक से वो मान लो जहाज डूब गया पानी में, तो उससे जो दिक्कतें आई एनवायरनमेंट को लेकर उसको कैलकुलेट किया जाएगा इस ग्रीन हाउस गैस कैलकुलेटर में। क्यों? अब आप सोचोगे सर जहाज डूबा था, गैस थोड़ा ना उससे निकली थी। भाई जहाज डूबा था तो उसमें जो प्रोडक्ट बना था, जो मसाला बना था, मसाले की जो डब्बे की पैकेजिंग हुई थी, उसमें कोई ना कोई गैस ऐसी उपयोग की गई थी डब्बा बंद, जो कि ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड होती हैं।
समझ गए। तो उस नुकसान को कैलकुलेट किया जाएगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बेस्ट बन सके। लास्ट है हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आप याद रखना कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किससे संबंधित है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास आज की समझ में, उम्मीद आपको ये भी है कि हाँ आज का करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 1 अगस्त के नए आर्टिकल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। इससे पहले हम 1 अगस्त में विदा लें, आपको नाम बता दें, उनका नाम है जगमोहन रेड्डी। मेरे दिमाग में चल रहा था रेड्डी रेड्डी करके कुछ है, लेकिन वही होता ना रेड्डी तो फिर मूवी में आते हैं, उनका नाम है जगमोहन रेड्डी, क्लियर। तो वो आपको हमेशा साड़ियाँ गिफ्ट करेंगे, तो आप IAS बनिए, उनके कैडर में जाइए और साड़ियाँ लीजिए खूब सारी, है ना।